Hello student, a very good morning to all of you on our YouTube channel Curiosity E-Classes. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, वर्ड इक्वेशंस के बारे में, इवन बैलेंस केमिकल रिएक्शन के बारे में, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट वाज बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन. तो जिन भी बच्चों का पहला लेक्चर छूट गया है वो इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में आएंगे. सेम प्लेलिस्ट में आपको पहली वीडियो मिलेगी और वहां पर आपको मिलेगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. क्लियर बच्चों? आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में. जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे अराउंड हो रही है जैसे कि बर्निंग, कंबस्शन, डिसोल्यूशन, क्लियर है? तो इस तरह की जो भी रिएक्शंस होती हैं उन सभी को हम 8 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस. आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम इन केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें कि हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डू एग्जिस्ट. तो सबसे पहले टाइप की जो केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, सबसे सिंपल टाइप की केमिकल रिएक्शन, दैट इज सिंथेसिस रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो इट इज फेमस नेम ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्लियर है यहां तक? इस केमिकल रिएक्शन में जनरली दो एलिमेंट या एक एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं. दैट इज अ वेरी यूनिक थिंग. इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन. क्लियर है यहां तक? सेकेंड क्लास ऑफ रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. बच्चों डीकम्पोज का मतलब होता है टुकड़ों में टूटना या फिर सड़ना या फिर अदर वर्ड में डिग्रेड होना. क्लियर है बच्चों? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है किसी भी दिए गए कंपाउंड का एलिमेंट्स में या फिर दो अलग अलग कंपाउंड्स में ब्रेक होना. सो यहां पर हम इसका जस्ट रिवर्स कह सकते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मान लो आपके पास ए बी है और आप उस ए बी को हीट कर देते हो. डेल्टा सिंबल इज स्टैंड फॉर हीट और ये कन्वर्ट हो जाता है ए और बी में वापस. तो यहां पर कंपाउंड एक, लेकिन कह सकते हैं रिएक्टेंट एक होना चाहिए और प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. सिंथेसिस रिएक्शन की पहचान है सिंगल प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट. अगर एक प्रोडक्ट किसी भी रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि वो रिएक्शन आपकी क्या है, वो आपकी सिंथेसिस रिएक्शन है, वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. ठीक है, किसी भी रिएक्शन में आपको एक रिएक्टेंट दिख जाए, सिंगल रिएक्टेंट, तो समझ जाइए वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. ठीक है, अभी इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू. तीसरी टाइप ऑफ रिएक्शन है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास एक कंपाउंड होता है, लेट्स ए बी, और तीसरा कंपाउंड या एलिमेंट उससे रिएक्ट करता है और उसमें से उसके एक पार्ट को अलग कर देता है. मान लो कि ये ए क्या हो गया आपका, अलग हो गया, और सी जो है वो बी के साथ चला गया, तो बन गया आपका कंपाउंड सी बी. तो यहां पर आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ है, बी का. बी ने ए का साथ छोड़ा और वो किसके साथ गया है, वो सी के साथ गया है. सो दिस इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सिंगल मतलब एक पार्ट या एक एटम डिस्प्लेस होता है, अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है. क्लियर है बच्चों? सेकेंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन इसमें दो पार्ट का आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है. ठीक है, जैसे कि आपको कंपाउंड दिया गया है ए बी और वो रिएक्ट कर रहा है किससे, सी डी से. क्लियर है? तो ये जो बी होगा और ये जो डी होगा, इसका एक्सचेंज हम बोल सकते हैं या फिर ए और बी का भी बोल सकते हैं. तो ये बी कहां चला जाएगा, सी के साथ, और डी कहां आ जाएगा, बी के प्लेस पे. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, ए डी, और दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, सी बी. क्लियर है यहां तक? क्योंकि दो एलिमेंट या दो ग्रुप ने अपनी पोजीशन को बदला है, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर है? आगे बढ़ते हम लोग. अगला है कंबस्चन रिएक्शन. बच्चों कंबस्चन रिएक्शन का मतलब होता है, कंबस्चन अगर हम बात करें तो टर्म कंबस्चन का मतलब होता है बर्निंग. ठीक है, या अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो कंबस्चन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन भी होता है. तो कोई भी कंपाउंड अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस रिएक्शन को कंबस्चन रिएक्शन हम कहेंगे. क्लियर है बच्चों यहां पर? तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, कंबस्चन रिएक्शन की बात करते हैं. जैसे कि मान लो हमारे पास है CH4, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है मीथेन. ठीक है, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करे और बना ले कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना ले, वाटर. तो ये कंबस्चन रिएक्शन है. क्लियर है बच्चों? सो दिस इज अ टाइप ऑफ कंबस्चन रिएक्शन. फॉर बैलेंसिंग पर्पस आप 2 लगा दीजिए. तो किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजन से रिएक्ट करना बर्निंग या कंबस्चन कहलाता है, इवन इफ अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो. ठीक है, तो कंबस्चन रिएक्शन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन भी कहा जाता है.
ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक एसिड बेस से रिएक्ट करे। आप सभी एसिड का नाम जानते हो, मान लो HCl है, और एक बेस से रिएक्ट करे, मान लो NaOH इज अ बेस। सभी जानते हैं कि HCl क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, बेस है। एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करे और एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो और वाटर निकले। क्लियर है? एसिड बेस से रिएक्ट करे, सॉल्ट प्रोड्यूस हो और वाटर निकले, ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड बेस के बीच होने वाली रिएक्शन का नाम क्या रखा गया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? यू विल गेट NaCl एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बच्चों पहचान है वाटर का प्रोडक्शन, और अलोंग विद सॉल्ट, सॉल्ट तो बनता ही बनता है, सॉल्ट बनने के साथ साथ वहां पर वाटर का भी प्रोडक्शन होता है। अभी इन सारी रिएक्शंस को हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम इन सभी का ओवरव्यू ले लेते हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हम प्लेस पे बात करेंगे। रिडॉक्स का बच्चों मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अगर टर्म रिडॉक्स की बात की जाए, इट मीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन को 3 अलग अलग कह सकते हैं डेफिनेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं। एक डेफिनेशन है जिसमें जो कहती है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है। दूसरी डेफिनेशन कहती है हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है लेकिन हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। तीसरी डेफिनेशन कहती है इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन है। तो ये 3 अलग अलग डेफिनेशन है, तो इसको एप्रोप्रिएट प्लेस पे अभी लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है, लास्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, 2 सॉल्ट होते हैं। ठीक है, एक सॉल्ट होगा वो दूसरे सॉल्ट से रिएक्ट करेगा और उसमें एक सॉल्ट जो होगा वो प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, और दूसरा सॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्युबल। ठीक है, तो इसको भी अभी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी टाइप ऑफ रिएक्शन अब हम इनको डिटेल में विद एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं वो एक प्रॉपर कॉपी लेके बैठे, पेन लेके बैठे और एक प्रॉपर नोट्स बना लें। क्योंकि होता क्या बच्चों, जो आप पढ़ते हो कुछ ही दिनों तक रिटेन होता है और उसके बाद वो क्या होता है, वो वैनिश हो जाता है, वो दिमाग से उड़ जाता है। तो बेटर है कि आप एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करते चलें, क्योंकि हम 1 बाय 1 सारी चीजों को कवर करेंगे धीरे धीरे। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आपकी एक प्रॉपर नोट्स बनेगी देन आपको इन सभी चीजों का एडवांटेज भी मिलेगा। क्लियर बच्चों? तो आइए अब हम इन चीजों को 1 बाय 1 एक एक करके सारी रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बात करते हैं अब हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की 1 बाय 1। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नाम जो हम लोगों ने सुना, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सबसे पहले पहचानना सीखना है आपको। ठीक है ना, सबसे पहला काम आपका है कि आप पहचानना सीखेंगे कि दी गई रिएक्शन का टाइप क्या है। तो जब आप एक नोट्स बनाएंगे बच्चों, तो नोट्स में प्रॉपर वे में लिखेंगे कि कौन सी रिएक्शन कौन सी है और कैसे पहचानेंगे, ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। इट इज अ वेरी इजी टेक्निक टू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन। हर एक रिएक्शन में कोई ना कोई हिंट होता है जिससे हम बता सकते हैं कि वो रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जिसका दूसरा नाम क्या है, सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, इन दिस रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस पूरी लाइन में हम ये कह रहे हैं कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, जो एरो के बेटा इस साथ होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट, और जो एरो के इधर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि सिंगल प्रोडक्ट, कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। तो आप इस बात को लिख लेंगे कि इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओनली सिंगल प्रोडक्ट विल बी प्रेजेंट, मतलब एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, देयर इज ओनली सिंगल प्रोडक्ट। तो सिंगल प्रोडक्ट इज अ कीवर्ड फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? अगर कोई भी रिएक्शन आपके सामने रखी गई और आपको उन रिएक्शंस में से पहचानना है कि कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट सर्च फॉर द सिंगल प्रोडक्ट। जिसमें सिंगल प्रोडक्ट मिल जाए वही क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है।
आइए एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। तो सबसे पहली हमारी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो बच्चों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और क्या बनाता है, वाटर। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है। इस डबल हेडेड एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और अगर एक से ज्यादा है तो रिएक्टेंट्स। और एरो के इधर जो होता है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, एक से ज्यादा है तो प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्ट। तो यहां पर हमारे रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, इजी। लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात ध्यान से देखिए कि यहां सिंगल प्रोडक्ट है, दैट इज सिंगल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगले में आप देखिए N2 से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है। क्लियर है यहां तक? ये रिएक्शन में बैलेंसिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, दैट इज N2 होना चाहिए, 3N2 नहीं। ठीक है, तो N2 3S2 से रिएक्ट करके NH3 बना रहा है, दैट इज एमोनिया। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म एमोनिया। ठीक है, एमोनिया बन रही है, और अमोनिया क्या है, ध्यान दीजिए ये सिंगल प्रोडक्ट है, दिस इज ऑल्सो अ सिंगल प्रोडक्ट। क्लियर है? अगली रिएक्शन सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रही है। ठीक है, अगेन आप देखिए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, फिर से आप अगली रिएक्शन पे आइए, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, अगेन अ सिंगल प्रोडक्ट। है ना मजेदार? सिंगल प्रोडक्ट अगर बने तो आप समझ जाइए कि रिएक्शन जो है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट इज द आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? प्रॉपर वे में नोट्स बना लीजिए इस चीज का। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की रिएक्शन की तरफ, पहचानते हैं कि क्या होती है बच्चों। सो हमारे अगले टाइप की रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है दिया गया जो कंपाउंड है बच्चों वो ब्रेक करेगा दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कंपाउंड एक ही होगा, रिएक्टेंट एक ही होगा। जैसे अभी आपने पिछले में देखा कि प्रोडक्ट एक ही होगा, यहां पर डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट एक ही होगा। है ना आइडेंटिफिकेशन? तो इससे आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। डेफिनेशन है अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में अगर ब्रेक करे तो रिएक्शन का टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर जब ब्रेक करता है, लिसिस, ध्यान दीजिए ये जो लिसिस टर्म है, लिसिस टर्म का मतलब होता है टू ब्रेक। मान लो आपके सामने रिएक्शन ही नहीं लिखी गई है और आपके सामने लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस, तो आप ये लिसिस जो टर्म है इससे आप पहचान सकते हैं कि रिएक्शन का टाइप क्या है। क्योंकि लिसिस जो टर्म है दिस इज इंडिकेटिंग द ब्रेकिंग ऑफ, ठीक है ना, टूटने को बता रहा है। क्लियर है यहां तक? अगला क्या है बच्चों, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड में ब्रेक हो रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। क्लियर है यहां तक? दिस इज कॉल्ड पोटेशियम क्लोरेट, नाम लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, और याद भी रखिएगा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। पोटेशियम क्लोरेट वाला एग्जाम्पल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाम याद होना चाहिए। इट इज पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड, और ये रहा आपका पोटेशियम क्लोरेट। तो ये पोटेशियम क्लोराइड देता है और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। अगेन आप ध्यान दीजिए कि सिंगल रिएक्टेंट, पहचान पा रहे हैं? सिंगल रिएक्टेंट अगर है तो होगा। और यहां पर बेटा डेल्टा का सिंबल हम यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको और थोड़ा बेटर वे में लिखें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे KClO3, फिर एरो बनाएंगे और फिर डेल्टा का सिंबल बनाएंगे। डेल्टा का मतलब बेटा होता है हीट। क्या होगा? डेल्टा का मतलब होता है हीट। कभी भी केमिस्ट्री में एरो के ऊपर बच्चों डेल्टा का सिंबल लिखा हो तो हीट है। क्लियर है? और फिर ये टूट जाता है किसमें, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में, और फिर हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। सो इट इज 3O2 एंड दिस इज 2KCl। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर हीट के इफेक्ट से कोई भी चीज टूटती है तो दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन या पाइरोलिसिस। ठीक है,
अगर हीट के इफेक्ट से कोई भी चीज ब्रेक करती है, हीट देने से ब्रेक करती है, तो इस टर्म को कहते हैं या डीकम्पोजिशन। इसको नोट्स में शामिल करिएगा। बाय हीट मतलब हीट करने से टूटी तो इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन, या फिर इसका दूसरा नाम है बच्चों पाइरोलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, बुक में जनरली नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप याद रखिए। और पाइरोलिसिस, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन और पाइरोलिसिस। क्लियर है। उसी तरह से आपसे इलेक्ट्रोलिसिस जैसे पूछ रहा है, जैसे यहां पर टर्म क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमारी पहली डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोलिसिस की, उसकी भी डेफिनेशन आप चाहें तो यहीं पे लिख लें। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल लैंग्वेज में कहें, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है। तो यहां पर दो टर्म हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आइए थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर एग्जांपल पर आते हैं तो और मजा आएगा। ठीक है बच्चों। तो यहां पर बच्चों जब हम बात करते हैं ना डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी जो होती है हमारी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है बच्चों वो तीन तरह की होती है। ठीक है, पहली सबसे पहली है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। द फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। दूसरा, दिस इज नॉट राइट, ठीक है, चलो हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। सबसे पहला है बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी सीक्वेंस में दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रोलिसिस, और तीसरा है बच्चों फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, इसका दूसरा नाम है फोटो डिकम्पोजिशन भी बोल देते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन को पाइरोलिसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सबके नाम में लिसिस लग रहा है, आप ध्यान दीजिए। लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। लिसिस का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक। आ रही बात समझ में। जहां पर भी लिसिस लगा है मतलब बात चल रही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक होते हैं, प्रोडक्ट एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर इस ये तीन तरह की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, पाइरोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस या फोटोलिसिस। आइए तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहली क्लास जो हमारी है वो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन।
थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अगर बाय डेफिनेशन बात की जाए, ठीक है, तो डिकम्पोजिशन या ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड, डिकम्पोजिशन का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम लोग? ब्रेकिंग। ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड by effect of heat, by effect of heat is called thermal decomposition। is called thermal decomposition। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने बच्चों एक बहुत ही फेमस एग्जांपल लिया था KClO3 का, पोटेशियम क्लोरेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। और इसको हीट करेंगे हम, क्या करेंगे? सिंपली हीट। और हीट का सिंबल मैंने आपको बताया, डेल्टा इज द सिंबल ऑफ हीट। जब आप इसे हीट करोगे तो ये पोटेशियम क्लोराइड देगा KCl, और क्या देगा? ऑक्सीजन गैस। जब आप इसे बैलेंस करोगे तो आप यहाँ 3 लगा दोगे और यहाँ पे क्या लगा दोगे? 2, और यहाँ पे क्या लगेगा? 2। सो दिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। बिल्कुल वैसे ही अगर आप दूसरा एग्जाम्पल चाहते हो तो और एक फेमस एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। सभी जानते होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दीजिए और ये टूट जाएगा CaO, दैट इज कॉल्ड क्विक लाइम। इसका नाम क्या है बच्चों? क्विक लाइम। नाम सारे आपको आने चाहिए। और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आप पहचानना बड़ा आसान है। कैसे? ध्यान दीजिए, ये सिंगल रिएक्टेंट है और यहां भी रिएक्टेंट क्या है? ये सिंगल है। सिंगल रिएक्टेंट जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं तो प्रोडक्ट देते हैं, और अगर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर प्रोडक्ट दे रहे हैं देन दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डेल्टा का सिंबल देख लिया तो डेल्टा का मतलब क्या निकल के आया? हीट। डेल्टा का मतलब क्या है बच्चों? यहां पर डेल्टा का मतलब है हीट। हीट के इफेक्ट से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो नाम क्या पड़ेगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हीट के इफेक्ट से ब्रेक कर रहा है तो नाम क्या पड़ा? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब हम लोग दूसरे क्लास पर भी आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का। तो सबसे पहले आप थर्मल डिकम्पोजिशन हेडिंग डालिए, डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन लिखिए, फिर आप लिखिए थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल। क्लियर है बच्चों? और फिर हम बात करते हैं अगले टाइप के डिकम्पोजिशन की, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नोट इट डाउन। तो अगला हमारा बेटा है अगला जो हमारा टाइप है वो है इलेक्ट्रोलिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको टिक मार लीजिएगा आप लोग पहले से ही। इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, आइए जानते हैं इस चीज को। तो बच्चों, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है? बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नॉर्मली ना हीट से डिकम्पोज होते हैं ना लाइट से डिकम्पोज। मतलब अगर हम बात करें तो देयर आर सर्टेन कंपाउंड जिन पर केवल लाइट पड़ जाए तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, सबसे आसानी से। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिन पर हीट डालने से वो डिकम्पोज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका डिकम्पोजिशन ना लाइट से होता है ना हीट से होता है। क्लियर है? तो उसका डिकम्पोजिशन किससे होता है बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस से। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में या फनी लैंग्वेज में हम लोग 3rd डिग्री कहते हैं। किसी कंपाउंड को क्या देना है? 3rd डिग्री इलेक्ट्रिक शॉक देना है। तो सिंपली समझे हम इस चीज को कि अगर हम आपको कहें कि आप NaCl ले लें और NaCl को आप हीट करें, यू विल गेट नथिंग। NaCl जो कि आपने सॉलिड लिया था
वो मॉल्टेन हो जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा, बट कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि इसमें से आपको Na अलग मिले और Cl अलग मिले। क्लियर बच्चों? इसी तरह से मैं अगर आपसे कहूं कि आपके पास है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड, आप चाहे उसको जितना भी हीट कर लो, इट विल कन्वर्ट इनटू CaCl2 लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि कैल्शियम और क्लोरीन देगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्लियर बच्चों? तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए? ऐसी कंडीशन में अगर हमें इन्हें एलिमेंट्स में अलग करना है तो हमारे पास एक स्पेशल टेक्निक है जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो भी सब्सटेंस है सॉलिड, ठीक है, उसको लिक्विड बनाना है या फिर उसका सॉल्यूशन बनाना है और सॉल्यूशन बना के इसमें भर लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन बनाना है और यहां पर लगाने हैं 2 इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसको जोड़ना है आपको किसी बैटरी से। क्लियर है? ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, मतलब इस वाले टर्मिनल पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, इस पर कैसा होगा? निगेटिव। क्लियर है बेटा? तो हम सबसे पहले जिसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस करानी होती है उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड। ठीक, या फिर मॉल्टेन कंपाउंड। कई बार सॉल्यूशन नहीं बनाया जाता, मॉल्टेन कंपाउंड को भर दिया जाता है। क्लियर हो रही है बात यहां तक? तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन भरेंगे या फिर मॉल्टेन। मॉल्टेन मतलब मान लो आपने NaCl लिया और आपको लगा कि आज हम सोडियम को क्लोरीन से अलग करके ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन आपने उसको हीट किया, एक्सटेंसिवली हीट किया, बट वो अलग नहीं हुआ। अब आपके पास क्या रास्ता है? अब आप उसको देंगे 3rd डिग्री, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। आप उसकी करने वाले हो इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे ही आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, यू विल गेट सोडियम एंड क्लोरीन बोथ। क्लियर है? बट प्रोसेस कैसे रन करती है, आइए इस बात पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, हमने क्या किया, इस NaCl को इसमें डाल दिया, तो अब हमारे इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है बच्चों? NaCl। चूंकि ये लिक्विड है तो लिक्विड स्टेट में आयंस एग्जिस्ट करते हैं, तो ये Na+ है और क्या है इसके अंदर? Cl- है। क्लियर है यहां तक? Na+ भी लिक्विड स्टेट में, Cl- भी क्या है? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे, यहां पर एक स्विच लगाओगे और स्विच को ऑन कर दोगे। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि Na+ के ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस। तो हम यहां पर Na+ बनाएंगे, उसके ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस। वो भागेगा इधर की तरफ। ठीक है, और इस वाले इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। दिस इज कॉल्ड कैथोड। और जो आपका Cl- है, Cl- पे कैसा चार्ज बच्चों? Cl- पे निगेटिव चार्ज है। Cl- भागेगा किधर? इस वाले इलेक्ट्रोड पे, और इसे हम कहते हैं एनोड। ठीक है, Na+ या कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ भागेगा और एनायन किधर भागेगा? एनोड की तरफ भागेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप यहां पे इसको ध्यान से देखेंगे तो दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द निगेटिव टर्मिनल। निगेटिव चार्ज का मतलब होता है उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? एट कैथोड क्या होगा? ठीक है, अगर हम कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड पे क्या आ रहा है? दैट इज Na+। तो Na+ जाएगा कैथोड पर, लेकिन कैथोड पर निगेटिव चार्ज है, मतलब वहां से उसको जितने भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतना इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा, एंड इट विल गेट कन्वर्ट्स इनटू Na। ठीक है, और सॉलिड, इस पर चार्ज खत्म हो गया। क्लियर है? सोडियम आकर यहां पर डिपॉजिट होने लगेगा। क्लियर हो रही बात? धीरे धीरे ऐसे ऐसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, आप देखेंगे कि सोडियम जो है वो क्या होगा? यहां पर आएगा और डिपॉजिट होने लगेगा। इस इलेक्ट्रोड पर आपको सोडियम मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे किसी रॉड पर मड या मिट्टी जम जाती, बिल्कुल वैसे यहां पर सोडियम जमा होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? दैट मेटल इज नथिंग बट सोडियम सॉलिड। ये सॉलिड सोडियम है बेटा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? फिर हम बात करें कि व्हाट अबाउट एनोड। एनोड पर क्या हो रहा है? ठीक है, तो आइए एनोड की भी बात करते हैं हम। एट एनोड, एनोड पर आ रही है Cl-। तो Cl- के ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और प्लस का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हम करेंगे क्या बच्चों? Cl- क्या करेगा आपका? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, ये हम यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम Cl2 लिख देते हैं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, और यहाँ 2 लगा देते हैं। अब आप क्वेश्चन होगा कि सर जब Cl माइनस आ रहा है तो 2Cl क्यों लिखा है? तो मैंने आपको बच्चों स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि जो गैसेस होती हैं अगर वो नोबल गैस नहीं है, जैसे हाइड्रोजन तो H2 होती है, नाइट्रोजन को N2 कहते हैं, क्लोरीन को Cl2 कहते हैं, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं। तो जब भी ये गैस नेचुरल स्टेट में होती है तो ये 2 एटम के फॉर्म में ही होती है, मतलब Cl2 ही होगा, Cl नहीं होगा। क्लियर है? फिर ये हो गई कैथोड पर होने वाली रिएक्शन और ये हो गई एनोड पर। इससे क्या निकला? क्लोरीन गैस। तो मतलब आप देखेंगे कि यहां पर क्लोरीन्स के बबल्स मिलना शुरू होंगे, ग्रीन कलर की होती है क्लोरीन गैस, ठीक है। तो इसके बबल्स यहां पर मिलेंगे और धीरे धीरे यहां से वो रिलीज हो रहे होंगे, इलेक्ट्रोड पर आएंगे और धीरे धीरे क्या होंगे? ऊपर आएंगे। हियर यू आर गेटिंग क्लोरीन गैस। क्लियर है? धीरे धीरे क्लोरीन के बबल्स निकलेंगे और वो क्या होते जाएंगे? वो आउट होते जाएंगे। क्लियर हो गई बच्चों बात? अगर हमें इस रिएक्शन को जोड़ना है तो एक और स्टेप की बात कर ले, दोनों रिएक्शन को जोड़ सकते हैं, कुछ करना नहीं है। नीचे हम लाइन खींचेंगे और इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। पूरी रिएक्शन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 2 Na प्लस हो गया और ये बन गया 2 Na। कोई दिक्कत तो नहीं? ये 2 इलेक्ट्रॉन एरो के इधर साइड है, इधर वाले साइड से कैंसिल हो जाएंगे। ये वैसे ही होता है बच्चों एरो, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में इक्वल बनाते हैं तो इक्वल के इधर और इधर अगर सेम चीज हो तो क्या होगी? वो कैंसिल हो जाती है। तो Cl, ठीक है, और 2E इधर है, मतलब राइट हैंड साइड है एरो के इधर, अगर इक्वल आ गया तो कैंसिल कर देंगे। तो ये कैंसिल हो गया और जो नहीं कैंसिल हुआ वो क्या है? दैट इज 2 Na प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। यहां पे ये ध्यान दीजिएगा कोई साइन नहीं है, इसमें गलती ना करें आप, ठीक है। और इधर क्या बचा आपका? Na सॉलिड बचा है, वो भी 2 हो गया है, और Cl2 दैट इज अ गैस। तो आप ध्यान दें कि इस प्रोसेस में आपने क्या मिली है? सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस। और एरो के ऊपर आप लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है यहां तक? याद रखना इसको कैसे लिखा जाता है, इसको जब हम दोबारा लिखेंगे तो हम लिखेंगे NaCl, ना कि Na प्लस और Cl। और ये क्या है? लिक्विड है। और इसने क्या दिया इलेक्ट्रोलिसिस पे? इलेक्ट्रोलिसिस एरो के ऊपर आ गई, बना 2 Na और Cl2। आ गया समझ में? सो दिस इज द वे हाउ वी कैन राइट इट। क्लियर है? ये लिखने का तरीका है, क्लास 10th में होता है, इस पर स्ट्रेस नहीं दिया जाता, लेकिन आपको अगर समझना है तो आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा दूसरा तरीका हुआ। अगर ऐसे ही बच्चों अगर हमें कोई दे देता कैल्शियम क्लोराइड और हमसे कहता कि उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओ तो क्या मिलेगा? तो ध्यान दो, हम कराएंगे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। ये मिलेगा कैल्शियम सॉलिड, ठीक है, और हमें मिलेगी क्लोरीन गैस। दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यहां पर बैलेंसिंग की नीड नहीं पड़ रही है। क्लियर है? बिल्कुल वैसे ही कोई आपसे कहता है कि अगर आप मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड हो MgO और आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दो तो क्या मिलेगा? लिक्विड होना चाहिए, ध्यान देना ये, ठीक है। तो ये देगा आपको मैग्नीशियम सॉलिड में और क्या दे देगा? ऑक्सीजन। ध्यान देना O2 लिखना होगा आपको, और फिर आप बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने क्या कराई? इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। सो एक अच्छे से साफ सुथरा नोट्स आप इसका बना सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस में एक पॉइंट पूछा जाता है, दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी ईयर एक ना एक क्वेश्चन इससे बनता ही है। इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की भी बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में बच्चों है अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम वाटर को हीट करते हैं, सिंपली आप समझो कि आपको मैंने दिया वाटर और मैंने कहा इस वाटर से मुझे चाहिए हाइड्रोजन गैस और मुझे चाहिए ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस कर लो आप,
हो गया ये। अब ध्यान देना कि वाटर इज अ लिक्विड, हाइड्रोजन इज अ गैस एंड ऑक्सीजन इज अ गैस, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इसको हीट करोगे, क्लियर है, ध्यान देना, अगर मैंने कहा कि आप वाटर ले लो और वाटर को आप कर दो हीट, डेल्टा मतलब हीट, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यू विल गेट वेपर, या वाटर बना लेगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो लिक्विड है वो वेपर या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बेटा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर ऐसा होता तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी होती है कि नहीं। हम सभी वाटर लाते, उसको हीट करते, उससे हाइड्रोजन गैस निकलती जिसको हम कार और बाइक में डाल देते, जो कि हाइड्रोजन से चल सकती है, ठीक है, दिन भर आराम से घूमते केवल वाटर से, और ऑक्सीजन हम यूज कर लेते हॉस्पिटल्स में, अदर प्लेसेस में, कितना आसान होता, इजंट इट। लेकिन ये प्रोसेस उतनी आसान नहीं है, आप केवल हीट करके वाटर को, उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, इलेक्ट्रोलिसिस की। क्लियर है यहां तक। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि वाटर की अगर बात की जाए तो वाटर आयंस में ब्रेक होता है। अगर वाटर में थोड़ा बहुत एसिड मिला दिया जाए या थोड़ा बहुत बेस मिला दिया जाए तो वाटर क्या हो जाता है, इट ब्रेक्स इनटू आयन, जो कि H+ होता है और OH- होता है, ठीक है। यहां पर हम AQ लिख देते हैं क्योंकि मीडियम एक्वस है, मतलब वाटर में है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये एसिड का क्या हुआ, तो एसिड बहुत थोड़ा सा, 1 या 2 ड्रॉप मिला रहे हैं, ठीक है, 10 या 12 लीटर में, तो एसिड का अमाउंट उतना वैल्यूड नहीं है। अब ध्यान देना, कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि कैथोड पे कौन आता है, कैटायन आता है। कैथोड पे कौन आता है, कैटायन आता है। कैटायन क्या है, H+, तो H+ आएगा कैथोड पे, इस पे प्लस चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हम इसको एक नहीं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। वो रीजन ये है बच्चों कि हम H2 बनेगा ना कि H बनेगा, इसलिए हम क्या कर ले रहे हैं, इसको अपने से हम इस चीज को बैलेंस कर ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि एक H पे एक चार्ज है, 2 H पे 2+ चार्ज है, तो अगर 2+ चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ेगी। काउंटिंग अच्छे से करिएगा, ठीक है। एनोड की बात अगर हम करें तो एनोड पर क्या है बच्चों, एनोड पे एनायन आते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना है, थोड़ा सा मामला कॉम्प्लेक्स है, तो दिस इज 2OH-, एनायन है, एनोड पे आएगा, उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इट विल लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा, इसका भला हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आइए देखते हैं किसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो इट विल कन्वर्ट इनटू H2O प्लस हाफ टाइम ऑफ O2 एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, बट रिएक्शन थोड़ी सी अलग है, मतलब इसके एनोड पर डिस्चार्ज होने से एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, एंड देन ये सारी चीजें। तो अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, जो चीज एरो के इधर है और इधर है और सेम है उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इलेक्ट्रॉन ऐसी चीज मिल रही है जो इधर और उधर है और सेम है, तो कैंसिल कर दीजिए, बचेगा क्या, 2H+ प्लस 2OH- is converting into H2O and H2 and half time of O2, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या कहा कि जो भी इधर और उधर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान देना आपको बहुत, ठीक है। अगर हम इसको लिखें तो ये आया कहां से, आप रिएक्शन को ध्यान से देखें तो ये आया है H2O से, लेकिन वहां पर एक H+ और एक OH- है और यहाँ 2 है, तो हम इसको 2H2O लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर आ जाओ, इधर H2O लिख दो, और क्या लिखो, फिर से H2 और फिर हाफ टाइम ऑफ O2 लिख दिया। देखो इधर भी H2O है, इधर भी H2O, लेकिन इधर एक H2O है, इधर 2 H2O है, तो हम कैंसिल कर देंगे, तो इधर एक ही H2O बचा, तो हम फाइनल रिएक्शन को ऊपर लिख रहे हैं बेटा, तो ऊपर लिखेंगे हम केवल एक H2O, जो इधर बचा रह गया है, इधर क्या है, इधर बचा रह गया H2, और क्या बचा रह गया, हाफ O2। अगर इसे हम हाफ नहीं लिखना चाहते तो हम इनमें उनमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2H2O, और ये बन जाएगा 2S2, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, दैट इज क्लियर है। तो जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है,
हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस और हमें मिलती है ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? क्या मिलती है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। लेकिन इनके गैसेस में जरा रेशियो ध्यान से देखो बेटा, यहां पर हमको 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, वहीं पर, ठीक है, वहीं पर हमको एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल मिला। मतलब इनके बीच रेशियो कितना है वॉल्यूम का? अगर हम इनके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का रेशियो आप ध्यान दो 2:1 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम 2:1। इज इट? ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस करने पे कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। तो आपको ध्यान देना है कैथोड पर हाइड्रोजन होती है। ठीक है, नोट्स बहुत प्रॉपर होना चाहिए बेटा। ये हाइड्रोजन कहां प्रोड्यूस हुई है ध्यान रखिएगा, ये प्रोड्यूस हुई थी कैथोड पर। और ये ऑक्सीजन कहां प्रोड्यूस हुई थी? ये प्रोड्यूस हुई थी एनोड पर। सबसे पहली चीज कौन सी गैस कहां प्रोड्यूस होती है आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, प्रोड्यूस होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है। तो दिस इज 2:1। क्या होता है बच्चों? 2:1। 2 मोल हाइड्रोजन के हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन। रेशियो भी, सीक्वेंस भी ध्यान रखिएगा। कई बार ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बोल देता है, कई बार हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बोल देता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होगा। ठीक है, मेक अ प्रॉपर नोट्स ऑफ इट। ठीक है, फिर हम अगली प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था थर्मल डिकम्पोजिशन, पाइरोलिसिस। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम तीसरे तरह के डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। क्लियर बच्चों? याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है और इसीलिए इसको इतना डिटेल में डिस्कस करना और जानना जरूरी है। क्लियर बच्चों? अब हम बात करने वाले हैं अगली प्रोसेस की, दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस या लाइट डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आप सभी हेडिंग डाल दीजिए, फोटोलिसिस और लाइट डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्या होती है फोटोलिसिस और क्या होता है लाइट डिकम्पोजिशन। फोटोलिसिस और लाइट डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोलिसिस और लाइट डिकम्पोजिशन। सो व्हाट इज फोटोलिसिस? अगर बच्चों बात की जाए फोटोलिसिस तो ये दो कह सकते हैं वर्ड से मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बच्चों, फोटो और लिसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। टू ब्रेक। तो अगर किसी कंपाउंड पर लाइट पड़ने से वो कंपाउंड ब्रेक हो जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, एटम्स में, तो ऐसी कंडीशन में द रिएक्शन विल बी कॉल्ड फोटोलिसिस। ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और इसका एप्रोप्रिएट नेम क्या है? फोटोलिसिस, लाइट के इफेक्ट से ब्रेक हो जाना। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स होते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सिल्वर क्लोराइड की, तो एक कंपाउंड होता है दैट इज सिल्वर क्लोराइड। द कंपाउंड नेम इज सिल्वर क्लोराइड। अगर इस सिल्वर क्लोराइड को पे लाइट पड़ती है, ठीक है, लाइट का बच्चों दूसरा सिंबल एच म्यू भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज कॉल्ड एच, प्लैंक कांस्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट का दूसरा सिंबल है एच म्यू। तो ऐसी कंडीशन में अगर इस पर लाइट पड़ती है तो ये कंपाउंड ब्रेक हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। क्लियर हो रही है बात यहां तक? और बैलेंसिंग करने पे ये 2Ag हो जाएगा और ये Cl2। ये गैस है और ये क्या है? सिल्वर है, दैट इज सॉलिड। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिस पर लाइट पड़ने से ये ब्रेक हो जाता है। इसका यूज फोटोग्राफिक प्लेट में भी यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इज यूज फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ऑल्सो। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की बात होती है, आपने सुना होगा एक्सरे। सभी लोग एक्सरे जानते हैं। कभी भी किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसका पता लगाने के लिए एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एक्सरे, जिससे पता चल जाता है कि बोन कहां से टूटी है। तो वो जो यूज की जाती है प्लेट, जो फिल्म आपके सामने होती है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट।
तो उस फोटोग्राफिक प्लेट में जो इमेज बनती है वो इसी इफेक्ट की वजह से पड़ती है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड पर भी जब लाइट पड़ती है मतलब Hµ मतलब लाइट, या फिर सिंपली अगर वहां पे लिखा है सनलाइट तो भी चलेगा, बट ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि सनलाइट ही हो, सिंपल लाइट भी पड़े तो भी बात वही है। क्लियर है बच्चों। तो AgBr पर जब सनलाइट पड़ती है तो ये भी ब्रेक हो जाता है सिल्वर में और ब्रोमीन को रिलीज कर देता है। क्लियर है यहां तक। दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड। तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाता है कि कब, जब इस पर लाइट पड़ती है। तो लाइट के इफेक्ट से बच्चों ब्रेक हो रहा है, तो अगर लाइट के इफेक्ट से ब्रेक होता है तो हम क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस या लाइट डिकम्पोजिशन। क्लियर है, लाइट डिकम्पोजिशन या फिर क्या बोलेंगे हम, फोटोलिसिस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज एग्जाम्पल आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जाम्पल में एग्जामिनेशन में हर साल ये क्वेश्चन आता है, हर साल। ठीक है, तो उसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप जरूर डाल दें। चूंकि टेस्ट आने वाले हैं, स्कूल एग्जाम में होने वाले हैं, तो उनमें ये वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। बहुत ज्यादा पूछा गया है, सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा नंबर देने वाला टॉपिक। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने डिकम्पोजिशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले था हीट डिकम्पोजिशन पायरोलिसिस, दूसरा था इलेक्ट्रोलिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन हम लोगों ने पढ़ा फोटोलिसिस और लाइट डिकम्पोजिशन। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 अलग अलग तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक एक करके पढ़ा। अब हम मूव करते हैं अगली तरह की रिएक्शन, अगले टाइप की रिएक्शन की तरफ। सो द नेक्स्ट टाइप इज सिंगल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। लोग बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है बच्चों। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, अगर हम बात करें एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उन सभी रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें वन और मोर एलिमेंट, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करें। ठीक है, इसको इस तरह से हम समझा जा सकता है कि मान लीजिए ए एक एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब सिंगल एटम इज ऑलवेज एलिमेंट, और ये आपका एक कंपाउंड है। क्लियर है। तो आप देख रहे होंगे ए BC से रिएक्शन कर रहा है, लेकिन जो C है वो B से डिस्प्लेस होके आ जा रहा है A के पास। क्लियर है। इसको अगर हम थोड़ा ब्रॉड वे में लिखें तो A इज इक्वल टू BC एंड मेकिंग, रिएक्शन होने के बाद ये जो C है ये किससे कंबाइन हो जा रहा है, A से। सो द प्रोडक्ट इज AC एंड देन B। क्लियर हो रहा है यहां पर। तो यहां पर एक सिंगल पार्ट है जिसका नाम है C, वो B के साथ छोड़ के या B से हटके किस पे आ रहा है, वो आ रहा है A के पास, एंड दिस इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल ग्रुप या एटम अगर अपना प्लेस छोड़ के दूसरे एटम से कंबाइन होता है, दिस इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बच्चों। अब अगर हम इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, डायग्रामेटिकली भी आप समझ सकते हैं कि A B से जुड़ा हुआ है एक एग्जाम्पल में, और C, लेकिन आप देख रहे हैं B क्या हो जा रहा है, वो कंबाइन हो जा रहा है किससे, C से। तो ये भी एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जब भी एक फंक्शनल ग्रुप, एक ही ग्रुप या फिर एक एटम अपना प्लेस छोड़ के दूसरे एटम से कंबाइन होता है, तो दिस इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है यहां तक। अब अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, रियल लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल्स मिलते हैं, तो सबसे पहली रिएक्शन है व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। ये जो हाइड्रोजन ये डिस्प्लेस हो जा रहा है बिकॉज दैट क्लोरीन इज कंबाइनिंग विद जिंक। क्लोरीन जो है वो जिंक से कंबाइन हो जा रही है और हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला कंपाउंड है कॉपर रिएक्टिंग विद सिल्वर नाइट्रेट। तो ये जो नाइट्रेट है ये कॉपर से कंबाइन कर जा रहा है और सिल्वर को लीव कर दे रहा है, तो यहां पर भी कॉपर से क्या बन गया है, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, द अबव कंपाउंड इज कॉल्ड जिंक क्लोराइड। दिस इज जिंक क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, जिंक क्लोराइड। इसका नाम है बच्चों कॉपर नाइट्रेट।
नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नाम की लिस्ट आपको रखनी है, ठीक है। दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 का नाम क्या है, इट इज सिल्वर नाइट्रेट। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है जिसमें एक ग्रुप डिस्प्लेस हो रहा है। फिर से देखिए, यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर कॉपर है और ये सल्फेट ग्रुप है, ठीक है। सल्फेट ग्रुप क्या हो रहा है, वो आयरन के पास जा रहा है और कॉपर क्या हो जा रहा है, वो अलग हो जा रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। देन आपका आता है क्लोरीन और यहाँ पर NaBr, ठीक है। ये जो Br है ये लीव कर जा रहा है और ये जो क्लोरीन है ये सोडियम पर अटैक कर रहा है और Br अलग हो जा रहा है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगेन आप देख रहे हैं वाटर से H2 निकल जा रहा है, हाइड्रोजन गैस अलग हो जा रही है मैग्नीशियम हाइड्रोजन से, या वाटर से कंबाइन कर रहा है, बना रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो रहा है बच्चों यहाँ पर। दिस इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर व्हाई दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट, कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लॉजिक है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रिएक्ट ही ना करे, क्लियर है ना, जैसे कि आयरन कॉपर सल्फेट से मान लीजिए रिएक्ट ही ना करे। तो आइए जानते हैं क्या कंडीशन होती हैं जिसके बेसिस पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझा जाता है। तो अगर आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना है तो आपको समझना होगा एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज को, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज से आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, किसका डिस्प्लेसमेंट होगा और किसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और कब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है बच्चों। तो आगे अब हम बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, और फिर से वापस हम इस रिएक्शन पर आएंगे और समझेंगे कि रिएक्शन हो रही है तो क्यों हो रही है विद प्रॉपर लॉजिक, ठीक है बच्चों। सो बच्चों ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या कौन से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है। सबसे पहले इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसको हम फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। सबसे टॉप पर आप देख रहे हैं दिस इज पोटेशियम। सबसे पहला एलिमेंट क्या है बच्चों, पोटेशियम, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट इज पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद है कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन कार्बन, देन जिंक, देन आयरन, सिंबल होता है बच्चों Fe, देन टिन, सिंबल होता है Sn, फिर होता है लेड, दिस इज सिंबल इज Pb, देन हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन सिल्वर दैट इज Ag, एंड देन गोल्ड Au, ठीक है बच्चों। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को अगर हम समझें तो जो ऊपर जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, इंक्रीजेस। रिएक्टिविटी क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। क्लियर है। तो अब यहां पर क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो यहां पर जो पोटेशियम लिखा हुआ है इस सीरीज में ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, जो भी सीरीज में सबसे रिएक्टिव है। और यहाँ पे सबसे नीचे जो गोल्ड लिखा है दिस इज Au, स्टैंड फॉर गोल्ड। गोल्ड किसका सिंबल है बच्चों, Au, ठीक है। और यहां पर क्या है, इट इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव और सबसे नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ टू यूज इट। तो सबसे पहले अगर आपको एक मैं ट्रिक बताऊं उसको समझने की, दिमाग में रखने की, तो जस्ट थिंक लाइक दिस इज अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ वेरियस फ्लोर। ये एक बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग फ्लोर्स हैं, और जो सबसे ऊपर फ्लोर पे रहता है वो सबसे बड़ा गुंडा है। क्या है वो, इट इज द बिगेस्ट माफिया, बिगेस्ट गुंडा, ठीक है। और जो उसके नीचे है वो उससे वीक है, और जो सबसे ऊपर है वो सबसे स्ट्रांग है।
अगर सबसे ऊपर वाला ये चाह ले कि वो छोटे वाले को या अपने से छोटे माफिया को उसके घर से निकाल सकता है, तो दिस इज क्वाइट इजी। समझ में आ रही है बात? ट्रिक को समझिएगा, ये ट्रिक है केवल, ठीक है, डोंट टेक इट सीरियसली। ये सबसे बड़ा गुंडा है, ठीक है, जो किसी को भी किसी के घर से निकाल सकता है। घर मतलब कंपाउंड से। आ रही है बात समझ में? आइए इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। मान लो हमको किसी ने दे दिया CuCl और हमने कहा कि वो क्लोरीन से टकरा गया, सॉरी पोटेशियम से टकरा गया। कॉपर क्लोराइड किससे टकरा गया है? पोटेशियम से। तो ऑब्वियस सी बात है पोटेशियम बड़ा गुंडा है, और घर का मतलब हम कह रहे हैं कि दिस इज द क्लोरीन। तो क्लोरीन छोड़ के भाग जाएगा किसको? कॉपर का साथ, क्योंकि कॉपर क्या है? दिस इज लेस रिएक्टिव एंड पोटेशियम क्या है? ये इनमें से मोस्ट रिएक्टिव है, या उससे तो ज्यादा ही है, बात खत्म। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो उस ग्रुप को अपने साथ रखेगा। मतलब यहां पर क्या बनेगा, अगर आप इस रिएक्शन को लिखेंगे तो हम 2K लिख लेते हैं, दिस इज 2KCl। पोटेशियम के साथ क्लोरीन चला जाएगा, या क्लोरीन पोटेशियम के साथ जाएगा और कॉपर को छोड़ देगा। समझ में आया? अब इसमें ध्यान से देखो कि कॉपर कहाँ है बेटा। कॉपर बहुत छोटा आदमी है, ठीक है, पोटेशियम को देखते ही भाग निकलेगा अपना घर छोड़ के। घर मतलब क्लोरीन को छोड़ के। है ना मजेदार? अगर वही दूसरा एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखा था, जैसे कि कॉपर सल्फेट लिखा था, एक्वस। एक्वस मतलब ये मीडियम होता है, पानी में बनाया गया सोल्यूशन। और अगर हम इसको रिएक्ट करा देते सोडियम से, मान लो, फिर से आप उस लिस्ट को देखो, सोडियम कहाँ है? सोडियम यहाँ पे नहीं लिखा गया, तो आप यहाँ सोडियम को ऐड कर लें। पोटेशियम के बाद आप लिख देंगे सोडियम को। पोटेशियम के जस्ट बाद आता है सोडियम बेटा। क्लियर है? यहाँ पर लिखा था, हमने उसको मिस कर दिया, दैट इज सोडियम। पोटेशियम के बाद है सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? दैट इज पोटेशियम का K, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, etc लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या करना है, आप समझना इस बात को कि कॉपर सल्फेट सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, तो हमें उसको नहीं देखना, हमें कॉपर को देखना और सोडियम को देखना है। ठीक है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, बड़ा गुंडा है कॉपर से, तो कॉपर क्या है? सल्फेट को छोड़ के भाग जाएगा, और ऐसी कंडीशन में जो नया कंपाउंड बनेगा दैट विल बी Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दें कि 2 लगाया तो बैलेंसिंग के लिए हम 2 लगा देंगे। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल वैसा ही होता है अगर यहां पर लिखा हो FeSO4 और यहां पर लिखा हो जिंक। ध्यान से देखिए जिंक की पोजीशन, और ध्यान से देखिए आयरन की पोजीशन। तो ये रहा आपका जिंक और ये रहा आयरन। तो जिंक बड़ा गुंडा है, ऑब्वियस सी बात है, आयरन सल्फेट को छोड़ के भाग जाएगा। क्लियर है? या कह सकते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव, बड़ा गुंडा मतलब मोर रिएक्टिव, और ये है छोटा गुंडा मतलब लेस रिएक्टिव। तो बड़े को देखकर छोटा क्या होगा? अपने ग्रुप को छोड़ के भाग जाएगा। ये ग्रुप किसके पास आएगा? जिंक के पास। सो दिस इज आयरन एंड दिस इज जिंक सल्फेट। इजी? सो इस तरह से बच्चों सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझा जाता है। आपको सिंपली समझना है कि अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल अकेला है, मतलब कंपाउंड नहीं बना रहा है, तो लेस रिएक्टिव मेटल से उसके एनायन को क्या करता है? वो रिसीव कर लेता है, वो उसको डिस्प्लेस कर देता है। इसको रिसीव करना बोलो या इसको डिस्प्लेस करना बोलो। तो यहां जिंक ने आयरन सल्फेट से, इसका नाम क्या है बच्चों? आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन क्या हो गया है? डिस्प्लेस हो गया है। क्लियर हो रही है बात? सो दिस इज द वे हाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अंडरस्टूड। ठीक है, कई बार इस क्वेश्चन को घुमा के अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, तो आइए उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज आप इसको एक प्रॉपर वे में नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जाता है इस बात को भी समझते हैं बच्चों हम लोग। तो थोड़ा सा साइड कर देते हैं ताकि, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम, इसलिए इसको अभी हमने इरेज नहीं किया है। ठीक है, सो हियर वी आर गिवन 3 डिफरेंट कंटेनर्स। ठीक है, हमारे पास कितने कंटेनर हैं? 3 कंटेनर हैं। पहले कंटेनर में कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। दूसरे कंटेनर में सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है। और तीसरे कंटेनर में फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? अब ये 3 अलग अलग कंटेनर है जिसमें सॉल्यूशन भरे हुए हैं। पहले कंटेनर में जिंक की एक रॉड को डाला जाता है, मेटल का नाम क्या है? जिंक है। दूसरे कंटेनर में कॉपर की एक रॉड को डाला जाता है। और तीसरे कंटेनर में भी कॉपर की रॉड को डाला जाता है। दिस इज द रॉड ऑफ कॉपर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि किस किस कंटेनर में रिएक्शन होगी और किस कंटेनर में रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसकी बात। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि यहां पर जो रिएक्शन हो रही है किसके बीच हो रही है? कॉपर देखिए, और जो सिंगल एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए कंपाउंड वाले एलिमेंट से। कॉपर याद है, सिंगल एलिमेंट कंपाउंड वाले एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव, मतलब जिंक को ज्यादा रिएक्टिव होना है तभी रिएक्शन होगी। आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखो बच्चों, जिंक है यहाँ पर और कॉपर है यहाँ पर, मतलब जिंक रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो आप रिएक्शन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज मेकिंग कॉपर प्लस ZnSO4। रिएक्शन होगी बेटा। ठीक है, और कॉपर डिस्प्लेस होगा। कॉपर याद रखना ब्राउन कलर का होता है, ब्रोंज कलर का होता है, सो इट विल मेक अ लेयर, इट विल मेक अ लेयर ऑफ ब्राउन कलर। ठीक है, तो ये ब्रोंज या ब्राउन कलर की क्या करेगा? लेयर बनाएगा। आ रही बात समझ में? सोल्यूशन में क्या करेगा? इट विल मेक अ ब्रोंज कलर लेयर। ठीक है, ये ब्रोंज कलर की या ब्राउन कलर की एक लेयर को बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा। दीवारों पर इसके क्या होगा? ब्रोंज कलर, एंड दैट डिपॉजिटेड मटेरियल इज कॉपर, जो कि फ्री हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में आते हैं। दूसरे में देखिए क्या होता है बच्चों। दूसरे वाले केस में सिल्वर नाइट्रेट भरा हुआ है और उसके साथ कॉपर को रखा गया है। जो कंपाउंड में मेटल है वो, और जो बाहर है, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो मतलब नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर सकता है। आइए समझते हैं। तो यहां पर क्या है कि कॉपर, आप ध्यान दीजिए, कॉपर ये है और कॉपर से नीचे क्या है? सिल्वर। ठीक है, कॉपर के नीचे क्या है? सिल्वर है। तो यहां भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव, जब भी ये क्या होगा? मोर रिएक्टिव, रिएक्शन हो जाएगी। एलिमेंट का ज्यादा रिएक्टिव होना जरूरी है। अब रिएक्शन क्या होगी समझते हैं इसको हम लोग। इट इज सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस कॉपर। रिएक्शन में क्या बनेगा? CuNO3 ट्वाइस, और प्लस बनेगा आपका सिल्वर। सिल्वर रिलीज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए आप यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो हो गया। तो जो सिल्वर होगा ये क्या हो जाएगा? ये डिपॉजिटेड हो जाएगा। इट विल बी डिपॉजिटेड। कहाँ डिपॉजिट होगा? सरफेस पे। और सिल्वरी सब्सटेंस आपको दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? सिल्वरी वाइट। तो यहाँ पे सरफेस पे और नीचे आपको क्या दिखाई देगा? सिल्वर। इट विल बी डिपॉजिटेड। अब हम आते हैं तीसरे वाले एग्जाम्पल पे। पहले नोट कर लीजिए आप इन दोनों को, फिर हम आते हैं तीसरे वाले एग्जाम्पल पे कि तीसरे वाले में क्या होगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 मार्क्स के आते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझिएगा और तैयार करिएगा। जो ना समझ में आए वीडियो को थोड़ा सा पीछे आइएगा, नोट्स बनाइएगा और फिर से समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, थोड़ा हम इधर क्लियर कर देते हैं ताकि लिखने में थोड़ा सा
आसानी रहे। तो यहां पे बच्चों हमारे पास क्या है, यहां पर है कॉपर और यहां पे है आयरन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉपर जो है वो यहां पर है और आयरन आपका कहां पर है, वो यहां पर है। ठीक है, कॉपर नीचे है तो कॉपर इतना पावरफुल नहीं है कि वो आयरन से सल्फेट को डिस्प्लेस करे या आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस करे। क्लियर है यहां तक? तो ऐसी कंडीशन में इट इज लेस रिएक्टिव ना, इट इज लेस रिएक्टिव, तो यहां पर रिएक्शन होगी ही नहीं। तो आपको बस ये लिखना है फॉर्मेलिटी के लिए FeSO4 प्लस कॉपर एंड नो रिएक्शन। साफ साफ क्या लिखना है, नो, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? सो देयर विल बी नो रिएक्शन विजिबल, कोई भी रिएक्शन यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब मैं कुछ रिएक्शंस आपके सामने लिखने जा रहा हूं और आपको बताना है वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में सीधा ऐसे रिएक्शंस के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, सो इसको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर हम मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो हमारी पहली रिएक्शन है ZnSO4 प्लस Fe। दूसरी रिएक्शन है FeSO4 प्लस Zn। तीसरी रिएक्शन है CuSO4 प्लस सिल्वर। अगली रिएक्शन है सिल्वर सल्फेट AgSO4, ठीक है, Ag2SO4 और प्लस कॉपर। ठीक है, एंड नेक्स्ट, चलो 4 रिएक्शन पहले इसको कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो यहां पर 4 रिएक्शन मैंने आपको दी है और आपको इसको अच्छे से समझना है, एनालाइज करना है। अगर आप इतना भी समझ गए तो आप बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे बिना किसी डाउट के। ठीक है बच्चों, सो दीज आर द रिएक्शन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू डिटरमाइन। ठीक है, फास्ट रिकॉल करिए। पीछे आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी है और रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता चलेगा कौन रिएक्शन, जो फ्री मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। जो फ्री मेटल कौन कौन से हैं, ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है और ये फ्री है। अगर ये कंपाउंड में प्रेजेंट मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है तभी रिएक्शन होगी, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप आयरन और जिंक को देखें, क्लियर है, अगर आप आयरन और जिंक को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? ठीक है, अगर आप आयरन और जिंक की सीक्वेंस देखेंगे, ठीक है, सोचिए क्या होना चाहिए। बच्चों मुझे पता है कि आप क्यों रुक गए, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आयरन ऊपर है जिंक ऊपर है और बार बार आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ रही होगी। तो अगर मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करा दूं तो कैसा रहेगा, क्योंकि तब कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और आपके क्वेश्चन तुरंत लग जाएंगे, है कि नहीं बच्चों? सो एक ट्रिक होती है, एक ट्रिक बना रखी है हम लोगों ने जिससे हम रिएक्टिविटी सीरीज को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? और वो रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक क्या है बच्चों, वो ये है। ठीक है, यहां पर हमारे एलिमेंट्स हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इतने एलिमेंट्स की हम लोगों ने क्या बना रखी है, एक ट्रिक बना रखी है, जिस ट्रिक से बड़ी आसानी से हम इनके सीक्वेंस को याद रख सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस ही पूरा का पूरा वैल्यूड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए। अगर सीक्वेंस याद है तो कर लोगे। अभी फंसे थे ना आयरन और जिंक में, है कि नहीं बच्चों? तो ध्यान दीजिए ट्रिक क्या है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। काशी मतलब पोटेशियम, नाथ मतलब सोडियम, का कैल्शियम, माली मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब एल्यूमिनियम, जरा मतलब जिंक, फीके मतलब आयरन, सा मतलब टिन, पकाता मतलब लेड और है मतलब हाइड्रोजन।
तो इस ट्रिक को आपको दिन में कम से कम 10 से 12 बार पढ़ना है और बड़े आराम से अगले दिन आपको ये याद हो जाएगा और आपके सारे क्वेश्चंस लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो ट्रिक क्या है हमारी, काशीनाथ का माली आलू जरा धीरे पकाता है। ठीक है, अब आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, इस ट्रिक को लिखेंगे और इसको कम से कम 5 बार रिवाइज करेंगे और फिर बिना देखे करने की कोशिश करेंगे। क्लियर बच्चों? राइट इट डाउन हियर इन योर कॉपी, रिवाइज इट थॉरली एंड रिवाइज इट 5 to 10 टाइम, 5 से 10 बार अच्छे से रिवाइज कर लो और याद हो जाए तब आना क्वेश्चन पर, क्योंकि एग्जाम में आपके सामने ये लिस्ट नहीं होती बेटा। अगर आपको लिस्ट याद है तभी काम बनेगा, चीटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आते हैं अब हम लोग वापस। तो ध्यान दो, ट्रिक याद हो गई होगी आई थिंक आप लोगों को अब तक। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, जरा पहले मतलब जिंक पहले आता है, फीके बाद में, मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव और आयरन इज लेस रिएक्टिव। तो यहां हमने पकड़ लिया है कि ये गलत रिएक्शन लिखी है, आयरन इज लेस रिएक्टिव। तो आयरन छोटा गुंडा है और जिंक उससे बड़ा गुंडा है। आयरन क्या है, छोटा गुंडा, बड़े गुंडों को उसके घर से बाहर नहीं निकाल सकता, मतलब रिएक्शन होगी ही नहीं, आयरन भाग खड़ा होगा, इजंट इट। फिर ट्रिक से आया आपने, जरा फीके पकाता है, जरा मतलब जिंक बाद में आता, पहले आ जाता है, फीके बाद में, मतलब ये रिएक्शन होगी। और ये बड़ा गुंडा है मतलब मोर रिएक्टिव है, दिस इज मोर रिएक्टिव, सो रिएक्शन होगी दैट विल बी जिंक सल्फेट। और इधर क्या हो जाएगा, आयरन डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब यहां पर कुछ और छोटी चीजें उसको भी इन्वॉल्व कर देता हूं ताकि आपके क्वेश्चन और इन्फॉर्मेटिव और मजेदार हो सके। देखो बेटा, फेरस सल्फेट जो होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है, इट इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जो भी नया मिले उसका कलर जानिएगा एक्वस मीडियम में। ठीक है, इट इज ब्लू इन कलर। ठीक है, आइए अगली रिएक्शन देखते हैं, फिर जो भी बनेगा उसके कलर के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, कॉपर सल्फेट सिल्वर से रिएक्ट करेगा, बनेगा क्या, आप सोच रहे होंगे पर, लेकिन आप एक बार रुक जाइए, आप अपनी ट्रिक को ध्यान से देखिए कि रिएक्शन कुछ होगी कि नहीं होगी, होल्ड करना पड़ेगा बच्चों, ट्रिक से याद करना है। कॉपर और सिल्वर, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, सिल्वर कॉपर से क्या बच्चों, इट इज लेस रिएक्टिव, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगी ही नहीं, भाई छोटा आदमी बड़े आदमी को उसके घर से बाहर कैसे निकालेगा। ठीक है, तो रिएक्शन नहीं होगी। अगले में मैंने रिवर्स कर दिया, तो कॉपर इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, रिएक्टिविटी सीरीज को देख लीजिए। ठीक है, मोर रिएक्टिव, और यहां पर ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, बनेगा क्या, कॉपर सल्फेट, और 2 सिल्वर आपका अलग हो जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने ट्रिक जो बताई उसमें सिल्वर और कॉपर तो है ही नहीं, इसमें भी सिल्वर और कॉपर है, वो तो है ही नहीं, इसको कैसे याद करें, तो चलो उसको भी बता देते हैं। जो आपने अभी ट्रिक बनाई थी उसमें हाइड्रोजन के ऊपर तक की बनाई थी, हाइड्रोजन के नीचे बच्चों अगर रियल में देखा जाए तो पहले आता है कॉपर, फिर आता है मर्क्यूरी, फिर आता है सिल्वर, और फिर आता है गोल्ड, और फिर आता है प्लैटिनम। अगर हम पूरी सीरीज बना रहे हैं उसमें क्या है कि कुछ एलिमेंट मिसिंग होते हैं। अगर हम पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को बच्चों देखोगे तो उसमें करीब 70 से 80 एलिमेंट या सारे एलिमेंट जितने पॉसिबल है सब होते हैं, तो हमको उतनी सीरीज की जरूरत नहीं है, हमारा सिलेबस लिमिटेड है और हमसे जो पूछा जा सकता है वो बस इतने हैं जितना मैंने आपको बताया है। 99.99% इन्हीं में से पूछा जाता है और पूछा जाएगा। अब ये हाइड्रोजन के नीचे हैं और इनको याद रखने की भी मैंने एक ट्रिक बनाई है और वो बहुत फनी सी है, दैट इज कॉल्ड चौपट। ट्रिक क्या है, सब कुछ चौपट। चौपट मतलब ध्यान दीजिए, पहला लेटर लीजिए सी, दूसरे का एच, फिर ए, फिर ए यू, मतलब हम ए यू का क्या ले रहे हैं बच्चों, ए और यू दोनों ले रहे हैं, और लास्ट में है पीटी, सब कुछ हो गया चौपट। समझ में आ गया? तो कैसे याद करना है, कॉपर, सी के बाद एच आ रहा है मतलब मर्क्यूरी, फिर आ रहा है ए जी, क्योंकि अगले वाले में ए यू है, ए यू स्टैंड फॉर गोल्ड। ठीक है ना, ये सिंबल किसका है, दिस इज गोल्ड, सोना पहनते हैं ना, बस वही वाला। एंड दिस इज प्लैटिनम, एंड दिस इज सिल्वर, चांदी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक से, चौपट। ठीक है,
तो आई होप कि आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, लेकिन उसके लिए हम एक लेक्चर और फॉर्म करेंगे ताकि हम इन चीजों को और डिटेल में डिस्कस कर पाए। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक समझ में आई हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के बीच शेयर करेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, एंड दैट विल बी अ टाइप ऑफ थैंक जो आप कहना चाहते हैं। अगर आप थैंक कहना चाहते हैं तो आप थैंक ना कहें, आप वीडियो को 10 लोगों के साथ कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लियर बच्चों? तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जितना पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन डिस्प्लेस होंगे और क्वेश्चन डिस्प्ले होने के बाद उसके सॉल्यूशंस बताएंगे और फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।